दोस्तों नमस्कार। आपने आदिवासी धुन पर इस देश के प्रधानमंत्री को थिरकते हुए देखा है, कई बार देखा होगा। आपने इस देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदिवासियों के लिबास में उनके साथ गीत गाते हुए देखा है, कई बार देखा होगा, आज भी देखा होगा। आपने इस देश के नेताओं को आदिवासियों का जिक्र करते वक्त उनकी परिस्थितियों के साथ उनकी आंखों में डबडबाते आंसुओं को देखा है, नहीं देखा होगा। इस देश ने आजादी के बाद आदिवासियों से जो कुछ भी छीना, अगर उसका 1% भी वापस लौटा देते, यानी जो मुनाफा उनकी जमीन से, उनके जंगलों को खत्म करके, उनकी जमीन के नीचे खनन करके, उनकी जमीन पर उद्योगों को बैठाकर, ये सारी चीजें इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में की गई, अगर वाकई 1% भी लौटा देते तो कम से कम आदिवासी इस देश की मुख्य धारा में आर्थिक तौर पर शामिल हो गए होते। यानी प्रति व्यक्ति आय इस देश की जितनी है उतनी आदिवासियों की भी होती। इस देश में जितनी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उतनी ही गरीबी की रेखा से नीचे आदिवासी भी होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आजादी के बाद नहीं, मौजूदा 10 बरस के भीतर में इस देश के भीतर सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों से छीनी गई। बीते 10 बरस में सबसे ज्यादा जंगल आदिवासियों जिसमें उनकी रिहाइश थी उसे खत्म किए गए। इस दौर में खनन उतनी ही तेजी से हुआ। इस दौर में जिस तरीके से बेरोजगारी और मुफलिसी और आर्थिक परिस्थितियों की 2 जून की रोटी से भी विभत्स स्थिति में आदिवासी आकर खड़े हो गए, शायद हमें लगता है आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए नहीं चाहिए कि आज 15 नवंबर है, इसलिए भी नहीं कि आज 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि इस दिन को सत्ता ने अपने तौर पर ऐलान किया कि यह जनजातीय गौरव दिवस है। और मध्य प्रदेश, जहां सबसे बड़ी तादाद में आदिवासी मौजूद हैं, उस इलाके और उस राज्य की राजधानी में पहुंचकर जब प्रधानमंत्री ने अपने सामने बैठे लाखों आदिवासियों से कहा, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं कर दिया और इससे पहले की सरकारों ने क्या कुछ नहीं किया है, तो शायद यह बोलना इस देश में अपराध तो नहीं है कि कड़ियां इस दौर में इस तरीके से विभत्स और त्रासदीदायक होती चली गई कि आदिवासी इसी दौर में सबसे विपन्न हो गया है। क्या वाकई भोपाल में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो मध्य प्रदेश के भीतर ही अगर हम झांकना शुरू करें तो जहां पर भील जनजाति रहती है, वो झाबुआ का इलाका, वो धार का इलाका, वो बरवानी का इलाका, वो खरगोन का इलाका। जहां पर गोंड आदिवासी रहते हैं वो डिंडोरी का इलाका, छिंदवाड़ा का इलाका, सिवनी का इलाका, बैतुल का इलाका, शहडोल का इलाका, या फिर एक और आदिवासियों से जुड़ी हुई कोल जाति है, कोरको है, शाकी है, बैगा जाति है, जो खास तौर से रीवा में, खंडवा में, शिवपुरी में, शहडोल में, इन इलाकों में रहते हैं। उन इलाकों के भीतर लगभग 60% आबादी जो है आदिवासियों की, वह गरीबी रेखा से नीचे है। यहां पर सवाल यह नहीं है कि आदिवासियों को आपने क्या कुछ दिया है, आज पहले यह जान लीजिए हमने आदिवासियों से क्या कुछ ले लिया विकास के नाम पर। और उस विकास की लकीर में इस देश के कॉरपोरेट ने किस तरीके से अपने नेटवर्थ को बढ़ाया है। दुनिया के किसी भी देश में आदिवासियों की जमीन पर लूट के बाद नेटवर्थ जो इंडस्ट्रियलिस्टों कॉरपोरेट का बढ़ता चला गया, ऐसी रफ्तार आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि साउथ अफ्रीका में आप देखिएगा या फिर अमेरिकी देशों के भीतर में कुछ ऐसी जगहों पर जो खास तौर से दक्षिण अमेरिका के देश हैं, उन जगहों पर जब टटोलिएगा या ब्राजील जैसे देश में देखिएगा, वहां पर स्थिति नाजुक जरूर हुई, लेकिन यहां तो खुले तौर पर जो मोटी लकीर खींची गई वह हैरान करने वाली है। इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा विस्थापन का दर्द आदिवासियों ने झेला है। इस देश में सबसे बड़ी तादाद में रोजी रोटी में को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति को छोड़कर कोई मजदूर बना है तो वह आदिवासी ही है। कितनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की रिहाइश को हमने अपने तरीके से विकास के कुएं में ढकेल कर कितना कमाया है, अगर बीते 10 बरस का डाटा आज हम आपको बताएं तो एक स्थिति यह आ जाएगी लगभग 50 लाख करोड़। और इस देश में प्रति व्यक्ति आय को अगर आप 1 लाख रुपए से जोड़ते हैं सालाना, तो आदिवासियों की आय जो है वो 30,000 पर अभी भी अटकी हुई है।
ये हम ओवरऑल की स्थिति बता रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि 2011 के सेंसस में जब इस देश की आबादी 121 करोड़ की थी, इस देश में 10 करोड़ 44 लाख आदिवासी थे, जो आज की तारीख में लगभग 12-13 करोड़ हो चले हैं। हम उनका जिक्र कर रहे हैं और उनके जिक्र को इसलिए बड़ा महत्व है क्योंकि राजनीतिक तौर पर लोकसभा के भीतर उनसे जुड़ी हुई 47 लोकसभा की सीटें हैं जो आरक्षित है। लेकिन सवाल आज राजनीति का नहीं है, सवाल उस असंवेदनशीलता का है, उस गैर सरोकार का है। और जिस तरीके से गैर सरोकार और असंवेदनशील परिस्थितियों ने एक लिहाज से राक्षस बना दिया कमाई के लिए इस देश की पॉलिसी को लेकर, जो पॉलिसी बनाई गई, और ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब भाषण भोपाल में दे रहे थे, संयोग से वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वही शब्दों के ठीक उलट नीतियां बनी है। इस देश में खनन नीति का सुधार, इस देश में लेबर कानूनों का सुधार, इस देश में वनोपज जो गांव निकलते हैं जंगलों में, जिसको आदिवासी अपने भोजन से जोड़ते रहे, उसको जो एमएसपी देने का जिक्र, हर चीज का जिक्र पूरी तरीके से जमीन पर उलट है। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण है, हमें आपको सुनना होगा। और इस देश के भीतर में मीडिया की मौत हो चली है, जो सवाल नहीं करता है, जो जानता नहीं है। प्रधानमंत्री ने गुजरात का जिक्र भी किया और इस बात की भी जानकारी दी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन संयोग देखिए, उसी गुजरात के भीतर में डांग, जहां पर 94% आदिवासी हैं, उनकी परिस्थिति इस देश के तमाम आदिवासी जिले और आदिवासी की आर्थिक परिस्थितियों में सबसे नीचे है, जो गरीबी, अति गरीब की परिस्थितियों में आते हैं। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री गुजरात के ही रहे, लेकिन वो जिक्र कर रहे थे, हमें आपको सुनना था। हमें लगता है कि इन डाटा को बताते समय हो सकता है आपके भीतर कुछ सवाल उठे कि रास्ता क्या है। रास्ता उठाने का सवाल इस देश में बहुत बार आया है। एक चीज जान लीजिए, 1953 में पहली बार राष्ट्रपति ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग निर्धारित किया था, जिसको हम लोग काका कालकर आयोग के तौर पर जानते हैं। 1953 में यह अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन के 340 के तहत किया गया था और इसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया था कि ये अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया। इनको मुख्यधारा में पूरी तरीके से आत्मसात अभी तक कैसे किया जाए, यह भी सवाल 1953 में था। यानी हम आपसे 70 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं और किसी भी इनका जो धर्म है वो किसी मौजूदा धर्म से इनको शामिल नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत साफ तौर पर था, ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। शायद इस देश के भीतर में धर्मांतरण को लेकर सियासत आदिवासियों को लेकर ही हुई, चाहे वो ईसाइयों का जिक्र हो, चाहे आरएसएस का जिक्र हो। और आदिवासी को आदिवासी इसलिए नहीं कहती आरएसएस या बीजेपी, कहने से बचती है। वह उदाहरण तो देती है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अनुसूचित जनजाति शब्द जब आए तो आप भी वही कीजिए, लेकिन उसने अपना शब्द वनवासी कहा और वनवासी कल्याण आश्रम के तहत आरएसएस ने इस देश के भीतर में काम किया। डांग में भी काम किया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिले जिसका हमने जिक्र कर दिया, वहां भी उन्होंने काम किया। लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई। हां, धर्मांतरण के बाद हिंदू जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई और जिसे जिसे कार्यभार दिया गया वो बताने के लिए तैयार था कि देखिए अब यहां के आदिवासी खुद को हिंदू मानते हैं। इतना ही हुआ, वो सरना भगवान को, सरना धर्म को मानते हैं। सरना धर्म को लेकर आदिवासियों की बात पर मुहर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगाते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगाती हैं। दोनों जगहों पर आदिवासियों की मौजूदगी है। इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर आदिवासियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है, जो सरकार का अपना डाटा बतलाता है। उसमें मध्य प्रदेश में तकरीबन 21% से ज़्यादा आदिवासी हैं। और इस मध्य प्रदेश के भीतर में जो राज्यों की जो विधानसभा सीट होती है उस पर कैसे कब्जा किया जाए, इसीलिए ये ढोल पीटे जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और 2018 में जो हार मिली बीजेपी को, इसकी भी बड़ी वजह राजनीतिक तौर पर माना गया कि आदिवासियों ने वोट नहीं दिए थे बीजेपी को, क्योंकि 2013 के चुनाव में 31 सीटों पर जीत मिल गई थी, जो कि 2018 में घटकर 16 सीट पर आ गए। तो इन्होंने कहा कि इस बार वोट लगता नहीं दिए, तो अब आदिवासियों के लिए कुछ काम हमें करना पड़ेगा।
अलग अलग जगहों पर आदिवासियों की तादाद छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा है, झारखंड में 26% से ज्यादा है, उड़ीसा में लगभग 23% है। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट को याद कीजिए, जब भी भारत का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब बाहर से जाता है या कोई नेता जाता है, चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर ही ना क्यों ना हो, वह आदिवासियों का मुकुट पहन लेगा, उनके धनुष बाण को उठा लेगा। कि उसकी वजह है, मेघालय में लगभग 86%, मिजोरम में 94%, नागालैंड में 86%, सिक्किम में लगभग 33%, त्रिपुरा में लगभग 31%। इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की मौजूदगी है। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ये है कि जो लकीर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल में पहुंचकर खींची, हमें लगा कि कुछ सरकारी डाटा ही क्यों ना निकाला जाए। और इस दौर में जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों की जो भी स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में है, चाहे वो खनन के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर हो, चाहे इंडस्ट्री, खासतौर से स्टील की इंडस्ट्री वहां पर या सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री वहां पर, आप देखिएगा वो पूरा बेल्ट जो है, जो खनिज संसाधनों से भरपूर है, उसकी लूट होती है। और उसी का विस्थापन है कि लगभग 49% आदिवासियों का विस्थापन इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होता चला गया। इससे पहले हमारे पास डाटा आता था कि बांध बनाया जा रहा है तो 40% आदिवासी अपने अपने इलाके से, जो बांध जिस जगह पर बनता है वहां से वो विस्थापित हो जाते हैं, शहर की तरफ आते हैं, मजदूरी में तब्दील हो जाते हैं, उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता है। इस देश के भीतर संकट सबसे बड़ा यही है कि आदिवासियों से संवाद कैसे बनाया जाए। आज भी जब प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भाषण दे रहे थे, वह भाषण हिंदी उर्दू में था, वह आदिवासी भाषा में नहीं था या गोंडी भाषा में नहीं बोल रहे थे, जो आदिवासियों की अलग अलग जन समुदाय की जो भाषा होती है नहीं होती है। वो संवाद वो देश को बता रहे थे और पूरे देश के भीतर में प्रचार प्रसार न्यूज चैनल कर रहे थे। वह न्यूज चैनलों की मौजूदगी आदिवासी बहुल इलाकों के भीतर नहीं के बराबर है, क्योंकि उनकी अपनी आय ही जब वनोपज पर टिकी हुई है और वो अभी भी जंगल के आश्रय रहते हैं और उस जंगल पर कब्जा करने के लिए इस देश की पॉलिसी बनती है, तो ये टकराव किस रूप में आप देखेंगे। बहरहाल, खनन को लेकर बीते 10 बरस में सिर्फ प्रॉफिट का हम आज आपसे जिक्र कर रहे हैं। कितना नेटवर्थ बढ़ा, क्या छोड़ दीजिए, जो प्रॉफिट हुआ है इस देश की खनन कंपनियों को लेकर बीते 10 बरस में, वह तकरीबन 6,50,000 करोड़ का है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का राजस्व हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ उन कंपनियों का फायदा जोड़ रहे हैं जो आदिवासियों की जमीन पर थे, क्योंकि आदिवासियों को मूल रूप से माना जाता है कि वो उसी जमीन से है। लेकिन भारत में यह माना गया कि आर्य यहां पर सबसे पहले आए थे, तो इसीलिए आदिवासी को आदिवासी कैसे कहें, तो वनवासी कहना शुरू कर दिया। लेकिन वनों को भी खत्म करेंगे, यह अलग मसला है। सरकारी डाटा आपको बतलाएगा कि देखिए वन बढ़ गए। आदिवासी ज्यादातर घने जंगलों में रहते हैं। एक बात और बताएं, जब हम मध्य प्रदेश को लेकर जब भाषण सुन रहे थे तो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आदिवासी असल हीरे हैं। उनके भाषण को सुनिए, यूट्यूब में मौजूद है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बिल्कुल एक लिहाज से असल हीरे वही हैं, और संयोग ऐसा है कि छतरपुर के इलाके में बाक्सवा का जो जंगल है, उस जंगल में हीरे की एक खादान मिली है। उस खादान के मिलने को लेकर लगभग 2.5 लाख पेड़ काटने की स्थिति में सरकार ने इजाजत दे दी है। लेकिन उसके दायरे में कितनी बड़ी तरीके से आदिवासी आएंगे और उनकी जीवनचर्या डिस्टर्ब होने वाली है, और उस पूरे इलाके में जो प्राकृतिक तौर पर जो विपत्ति वहां के जानवरों को, पशु पक्षियों को आने वाली है, और पशु पक्षियों को लेकर आदिवासियों का एक संवाद होता है, वह उसे मारते नहीं है। ये तो हम शहरों में रहने वाले लोग जब आदिवासियों के बीच जाते हैं तो उनकी टोपी को पहनकर, उनकी धुनों पर थिरकने लगते हैं, उनके कपड़ों को पहनकर, उनके बांस से बनाए हुए कलाकारी को देखकर वह हमारे जुबान से निकल जाता है। लेकिन कोसों दूर है उनकी सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों से। खनन के क्षेत्र में 6,50,000 करोड़ 10 साल में नेटवर्क फायदा हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें खास तौर से सड़क जो बनाती है, जो कंपनियां बनाती हैं, उनके क्षेत्रों में गई, क्योंकि वहां से पेड़ जब कटेंगे तो उठा के भी तो लाना है। और पेड़ का जो पूरा धंधा और पेड़ का जो बिजनेस है, उन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बन जाता है। यह कमाई है। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री लगी हुई है,
जो तमाम जगहों पर, चूंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, लोएस्क होता है, बॉक्साइट होता है, तमाम चीज़ें इन्हीं इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। उन इलाकों के भीतर में इंडस्ट्री का जो लाभ है, ये पिछले 10 साल में प्रति साल तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का लाभ सीधे तौर पर पहुंचाता रहा टैक्स देने के बाद। यानी 20 लाख करोड़ की परिस्थितियां छोटी पड़ जाती है। इतनी बड़ी तादाद में कमाई आदिवासी इलाकों से इस देश में इंडस्ट्रियल बेल्ट और डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, खनन माइनिंग के नाम पर, इस देश में बांध बनाने को लेकर, उसकी एवज में आदिवासियों को क्या मिला? उनकी प्रति व्यक्ति आय इस देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में लगभग 2.5 गुना कम है। इस देश के बीपीएल परिवार जो होते हैं उनसे 2.5 गुना ज्यादा आदिवासी हैं। यानी अपनी जनसंख्या के तहत अगर आदिवासियों को थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए और बीपीएल की लकीर जब आप खींचेंगे गरीबी की रेखा से नीचे, तो यहां पर जितने लोग आते हैं उसकी तुलना में वो 2.5 गुने ज्यादा है। यानी यहां पर लगभग 21% सरकार कहेगी तो वहां पर लगभग 50% से ज्यादा बीपीएल आदिवासी हैं इस देश के भीतर में। अब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए जब आप एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान करते हैं, तो क्या इन योजनाओं का ऐलान करते वक्त सिर्फ आपने कागज पढ़ लिया या आपने आर्थिक परिस्थितियों को टटोला भी? क्योंकि जरा देखिए क्या ऐलान किए गए। हम घर घर राशन पहुंचा देंगे। मौका मिले तो आप जरूर जाइए उन इलाकों में जिन इलाकों का हमने आपसे जिक्र किया, जो खास तौर से आदिवासी बहुल मध्य प्रदेश के भीतर के इलाके हैं। डिंडोरी का इलाका, झाबुआ का इलाका, खरगोन का इलाका, मंडला का इलाका। मौका मिले तो जरूर जाइए इन इलाकों में, जरा परिस्थिति को देखिए। घर घर राशन, अरे जनाब राशन की दुकान उस इलाके में नहीं है। और उस इलाके में लोग जिस तरीके से चावल बटोरते हैं और चावल लाते हैं, उससे कैसे कल शाम भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इन परिस्थितियों में वनोपज जो होता है उसको लपेटते हैं। और इस पूरे इलाके में जो आदिवासी बहुल है, यहां अभी भी लोग पत्ते ही चुनते हैं और उन पत्तों को चुनकर जो बेचा जाता है वो भारतीय संस्कृति में पत्तों में खाने को शहरी मिजाज कहता है, वाह बड़ा शानदार है खाना ये। कोई कहता है पत्तों में ही खाना चाहिए, कहां स्टील और के बर्तन आ गए। लेकिन वो पत्ते बनाते वक्त उनकी एवज में कितना मिलता है, आप इसको सिर्फ इस लिहाज से सुन लीजिए। अगर एक आदिवासी 2500 पत्तों को चुनता है तो उसकी एवज में उसको जो मिलता है वो 75 पैसे मिलता है। आपकी आंखें ना डबडबाएं, क्योंकि इस दौर के भीतर में जितना लूट इस देश में आदिवासी बहुल इलाकों को लेकर हुई है, और हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि इस देश के भीतर में एक से एक कमेटी बनी है, सवाल मौजूदा सिर्फ मोदी सरकार भर का नहीं है। इस दौर में तो आधुनिक राजनीति ने शायद आधुनिक कानून भी बना दिए कि आदिवासियों के लिए परिस्थिति नाजुक होती चली गई। लेकिन इससे पहले जब हम जिक्र कर रहे थे 53 में जब अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया, उसके बाद देखिए एल्विन कमेटी 1959, 1960 में वीएन ठेबर आयोग बना, 1965 में लोकुर समिति बनी, 66 में शिलवोश समिति बनी, 70 के दशक में 6 समितियां बनी, 80 के दशक में 3 समितियां बनी, 90 के दशक में 7 समितियां बनी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भुरिया समिति है। 21वीं सदी आई तो भुरिया आयोग बना दिया गया। 2006 में बंदोपाध्याय समिति बनी, उससे पहले मुंजेकर समिति। एक लंबी फहरिस्त है, लगभग 28 कमिटियां इस दौर में आदिवासियों के लिए बनी। हमने सोचा कि इनका खर्चा निकाल लिया जाए। इन कमिटियों पर कुछ खर्च तो होता होगा। 1950 से लेके 2006 तक जो आखिरी कमिटी बंदोपाध्याय समिति का जो हमको डाटा मिला, उस खर्च को जब हमने जोड़ा तो इस देश के आदिवासियों को लेकर जो भी योजनाएं 1 साल की बनाई जाती है, इन तमाम बीते 50-60 वर्षों के भीतर में उनके लिए जो योजनाएं बनाने का जिक्र था, मेन स्ट्रीम में जोड़ने का जिक्र था, उसमें जितना खर्च हुआ वह भी लगभग 10 गुना ज्यादा हुआ जो 1 साल में आदिवासियों के लिए योजनाओं के तहत सरकार देने का जिक्र करती है। कमाल की स्थिति है। इससे बदनीयती किसी कानून को लेकर हो नहीं सकती है, क्योंकि जो सवाल अब भी उनके सामने हैं वो आजीविका के, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के विस्थापन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस जगह को छोड़नी होगी। इन परिस्थितियों से आदिवासी लगातार दो चार हो रहा है। और जब हमने सोचा कि राज्यवार जरा परिस्थितियों को देखें तो सोचिए, झारखंड में लगभग 58% बीपीएल आदिवासी हैं, उड़ीसा में लगभग 75% आदिवासी बीपीएल है, मध्य प्रदेश के भीतर में लगभग 50% आदिवासी
बीपीएल है, गरीबी की रेखा से नीचे हैं। राज्य दर राज्य जब देखते चले जाइएगा अलग अलग राज्यों की जो परिस्थिति है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी आदिवासियों की स्थिति बड़ी नाजुक है। वो चाहे मेघालय हो, चाहे सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, तमाम जगहों पर आदिवासियों की स्थिति बड़ी नाजुक है। अब सवाल सबसे बड़ा यही हो चला था कि क्या इस देश के भीतर में जो लूट हुई है, उस लूट का मतलब क्या होता है। आप इस लूट को इस रूप में समझ लीजिए, इस देश में जितना भी जंगल है, उस जंगल के 60% जंगल में आदिवासी रहते हैं। हमारे यहां जो पेड़ काटने की एवज में पेड़ लगाने का जो चिंतन शुरू होता है, वह दरअसल ओपन फॉरेस्ट होता है। ये लोग मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में या डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल्स जो होते हैं, और वहीं पर सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। और उस खनिज संपदा की कीमत अगर हमको लगता है आज़ादी के बाद से तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस 21वीं सदी का जो बीते 20 साल का अगर हम आपके सामने रखें, सिर्फ लॉ एक्ट से जो फायदा इस देश की कंपनियों को हुआ है, वह सिर्फ लॉ एक्ट से खनन के जरिए 60 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ है। आप कल्पना कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में पॉलिसी कैसे बनती है। उसकी एवज में सरकार को राजस्व का लाभ हुआ होगा, क्योंकि माइनिंग अभी भी सेंटर के हाथ में है। और ट्राइबल्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ने 5वीं अनुसूची बनाई, जिसमें इस बात का जिक्र था कि आदिवासियों की जमीन आप ऐसे ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसको लेकर कभी कोई सवाल नहीं हुआ। यह भी हुआ कि आदिवासियों की जमीन जिन्होंने ले ली है, वापस आदिवासियों को कैसे मिल जाए, वह भी चीजें गायब हो गई। हम डेवलपमेंट करना है, हमें विकास करना है, हम चकाचौंध चाहते हैं, हम इस रूप में चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के बीच जाएंगे तो उनके जैसे कपड़े पहुंचकर या उनकी बातों को सुनकर उनके साथ थिरक कर वापस लौटे आएंगे, क्योंकि दुनिया तो इसी दिशा में जाती है। लेकिन आज आदिवासियों का दिन है तो आदिवासियों का गान कर लेते हैं, कल किसी और का दिन होगा तो उसका गान कर लेंगे। इस परिस्थिति में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेकर कौन संगठन है जो काम कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो काम कर रही है, किसी के पास कोई अल्टरनेटिव डेवलपमेंट की सोच ही नहीं है। वैकल्पिक विकास क्या होता है और हर कल्चर को किस रूप में मेन स्ट्रीम में उसकी हिस्सेदारी कैसे निर्धारित की जाए, यह है ही नहीं। जैसे दिल्ली का विकास हो रहा है वैसे ही बस्तर का विकास होगा, जैसे दिल्ली की चकाचौंध है वैसे ही झाबुआ की चकाचौंध होगी, जैसे दिल्ली के भीतर खान पान है वैसे ही तमाम आदिवासी इलाकों में खान पान होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब वहां जाकर कहते हैं देखिए हमने आपके लिए हेल्थ मिशन खोल दिया, हमने आपके लिए उज्ज्वला योजना दे दी, हमने आपका खाता बैंकों में खुलवा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इन बातों का संवाद आदिवासियों से नहीं हो रहा है, ये देश के उन पॉलिसीगत लोगों से हो रहा है जो सोचते हैं कि राजनीति कभी भी इस देश के हाशिए पर पड़े लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ अलग सोच रखती है या नहीं रखती है। तो जो सोच है उसी को उन पर लाद दो। ना उनके कपड़े फिट बैठते हैं, ना उनका भोजन फिट बैठता है, ना उनका रहन सहन फिट बैठता है, ना उनकी बातचीत फिट बैठती है, ना उनकी भाषा फिट बैठती है, ना उनका सूर्य को देवता मानकर सुबह पूजा करना फिट बैठता है, ना वनों में जंगलों में रहते हुए पेड़ भी उनके परिवार के सदस्य हो जाते हैं, यह भी मायने नहीं रखता है। हमने तो सारी चीजें इस दौर में खत्म करनी है तो उस दिशा में बढ़ गए, लेकिन संवाद तो कायम करना था और संवाद तो बनाया गया। इसीलिए इस 10 बरस के भीतर में आदिवासी, गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले आदिवासी जो पहले थे उसमें तकरीबन 18% की और इजाफा हो गया। जो खास तौर से हम आपसे जिक्र करना चाहते थे डांग के इलाके का, जो कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला आदिवासियों को लेकर आरएसएस की भी रही, और जिन इलाकों में अपने तौर पर धर्मांतरण को लेकर इस जगह देश में सबसे ज़्यादा हंगामा जिन जिन इलाकों में हुआ, वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पहचान और उनको पैसा जो मिलता है वो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फोर्ड प्रोग्राम के तहत उनको पैसा दिया जाता है। इन स्थिति में जिक्र है, और मध्य प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करेंगे कि बक्सवा का जंगल जो आदित्य बिरला समूह को दे दिया गया है, वहां पर तकरीबन जो हीरे की खादान है लगभग 3.42 करोड़ कैरेट है, उसके जरिए जो निकाला जाएगा और उसकी एवज में जो नष्ट किया जाएगा वो ज्यादा बड़ा नष्ट होगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख पेड़ कटने का मसला नहीं है, ये पूरे तरीके से प्राकृतिक इंबैलेंस का मसला है। और उसके जरिए इस देश के भीतर में जो खनन की प्रक्रिया थी, इंदिरा गांधी ने आदिवासियों का जिक्र करते हुए भारत के माइनिंग सिस्टम के जब राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, तो आदिवासियों की जिंदगी से उसको जोड़ा।
लेकिन मौजूदा सच यह है कि इस देश में कोल इंडिया के सामने भी सबसे बड़ा संकट यही है कि जहां जहां माइनिंग्स दी जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, वो प्राइवेट सेक्टर कोल इंडिया से कहता है आप ही वहां पर खनन कराने की परिस्थितियों को पैदा कीजिए, क्योंकि वहां पर आदिवासी बड़े गुस्से में हैं, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। लेकिन दिल्ली से पॉलिसी बनाई जाती है कि आदिवासियों को इससे रोजगार मिल जाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आखिरी बात, हमने कहा ना 70 सालों में जो कुछ इस देश के भीतर में हुआ है, वह नीतियां इस देश में चंद लोगों के लिए ही फिट बैठती है, बाकी लोग उस दायरे में आते नहीं है। तो ऐसे में आदिवासी कहां से फिट बैठ पाएगा? और जब आदिवासियों की ऐसी परिस्थितियों का जिक्र हो रहा है तो एक क्षण के लिए यह समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में जो भी खनिज संपदा है और जो भी प्रॉफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो रॉ इलाके पड़े हुए सभी आदिवासी बहुल इलाकों में है। उन इलाकों में आदिवासी अगर खत्म हो जाए, आदिवासी अगर विस्थापित हो जाए, आदिवासियों की जनजातियां जो है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाए, तो मौजूदा सिस्टम का जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए सबसे लाभदायक होगा, क्योंकि इस देश का लगभग 92% खनिज संपदा आदिवासी इलाकों से ही उगाही की जाती है, वहां से निकाला जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत आज की तारीख में जब आप लगाएंगे कि तुरंत में अगर बरस दर बरस निकालते चले जा रहे हैं तो उसकी आने वाले वक्त में 5 साल में हम जितना निकालेंगे वह कितना होगा, तो यकीन जानिए वह इस दौर में कम से कम 150 से 200 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। इस रूप में आदिवासियों की मौजूदगी अपनी जमीन पर है, लेकिन हमने हर तरीके से उनको बेदखल करने की आधुनिक पॉलिसी बनाई हुई है। डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।